हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हमारा जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था क्लास 10th का, वो उस सीरीज का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, इनके क्या क्या फीचर्स हैं, इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, इनके कॉन्सेप्ट की क्या क्या जो डेफिनेशंस हैं, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो हम इस लेक्चर में सबसे पहले जानने वाले हैं मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट से हम क्या समझते हैं? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हम अपने डेली यूज़ के चीज़ों को, जितनी भी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे लोकल आसपास जो हमारी चीज़ें मौजूद है, उन चीज़ों से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमारी कुछ नीड्स ऐसे हैं जिनके फुलफिलमेंट करने के लिए, जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें ऐसे चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे आसपास नहीं है, तो वो दूर कहीं और से आते हैं, या तो देश के अंदर ही किसी दूसरे लोकेशन से आए या फिर विदेश से आए। तो इन सभी चीज़ के लिए ट्रांसपोर्ट, ये जो ऐसी चीज़ जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे जगह से आ रहे हैं, ये कैसे आते हैं? तो ये आते हैं ट्रांसपोर्ट के जरिए। मतलब ट्रांसपोर्ट क्या है? तो जब हम किसी चीज़ को एक जगह से लेके दूसरे जगह पे ला के रख देते हैं, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। और जो ये यानी कि जो डिमांड हो रहा है और जो चीज़ों की सप्लाई हो रही है, वो अपने आप नहीं होती है। तो डिमांड के सप्लाई को फुलफिल करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें ही हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिएट्स द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। यानी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता क्या है? एक जगह से चीज़ों को लेके दूसरे जगह तक पहुंचाना, जहां उसका ज़रूरत है। इस चीज़ के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, और इसी चीज़ के थ्रू बिजनेस भी होता है। तो जो लोग ये सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रेडर्स, जो कि क्या करते हैं? कंज्यूमर्स को जहां से प्रोडक्ट बनते हैं वहां से लेके कंज्यूमर तक सामान को पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग ट्रेडर्स बोलते हैं। Thus, the pace of development of the country depends upon the production of goods and services as well as their movement over। यानी किसी भी देश का डेवलपमेंट का स्पीड कितना अधिक होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की क्या स्पीड है, किस क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, और किस स्पीड से वो जो है अपने फाइनल जो उसका मंजिल है। मान लीजिए कि कहीं पे कोई सामान बन रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसका सारा जो है इस्तेमाल उसी जगह पे हो जाए, दूसरे जगह पे भी हो सकता है। तो किस प्रकार से इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से जहां से वो सामान बनना है और जहां सामान को पहुंचना है, वो कितनी तेजी से पहुंचता है, ये भी इस बात पर निर्भर करता है। ये भी इस बात को तय करती है कि उस देश का जो डेवलपमेंट है वो कितना अधिक होगा। यदि किसी देश में चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो उस देश में हम देखते हैं कि डेवलपमेंट का जो स्पीड है वो भी काफ़ी अधिक है। इसीलिए हम ये जानते हैं द एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विसाइट फॉर द फास्ट डेवलपमेंट। यानी फास्टर डेवलपमेंट के लिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होना जरूरी है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आजकल दुनिया भर के देशों में, खासकर भारत जैसे डेवलपिंग देश में, सरकार रोड्स पर, एक्सप्रेसवेज पर, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रही है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, ताकि हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इजी बना पाए। हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जितना इजी रहेगा, डेवलपमेंट का पहिया उतना ही तेजी से नचेगा। तो ये था मीनिंग पूरा ट्रांसपोर्टेशन का। अब हम जानेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब है कि हम चीज़ों को कैसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते थे। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंस डोमेन्स ऑन द अर्थ। यानी अर्थ पे हम देखते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट जगह, एक लैंड है, एक वाटर है, एक एयर है। तो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल हम ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं, लैंड, वाटर और एयर का। और ये जो इन तीनों के आधार पे हम 3 प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देख सकते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। और ये जो है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक। इन तीनों में से किसी का भी अगर लिंक एक दूसरे से टूटता है, तो बाकी के दूसरी चीज़ों का जो है कंडीशन हम देखते हैं कि वो डिक्रीज होने लगता है।
इसी वजह से जितना अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा उतना ही अच्छा कम्युनिकेशन होगा और उतना ही अच्छा ट्रेड होगा। जितना बेकार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा उतना ही बेकार कम्युनिकेशन होगा और उस कंट्री का, उस जगह का उतना ही बेकार ट्रेडिंग सिस्टम होगा। तो इस वजह से हम देखते हैं कि ये तीनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है और तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब हमने जब ये जान लिया कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तीन प्रकार के होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में हम दो प्रकार के चीजों को देखते हैं, रोडवेज एंड रेलवेज। तो रोडवेज क्या होता है, जिन पे गाड़ियां चलती हैं, जो सड़कें होती है वो रोडवेज में आती हैं। अगर हम इंडिया के रोडवेज कंडीशन की बात करें तो इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। दुनिया में दूसरा सबसे अधिक रोड नेटवर्क जो है वो इंडिया के पास है। लगभग 62.16 लाख किलोमीटर लंबा इंडिया का जो है टोटल रोड लेंथ है। और ये जो है रेलवे से अधिक इसको प्रिफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मेंटेनेंस, इसको जो है इजी कनेक्टिविटी रोडवेज को रेलवे से आसान बनाती हैं। रीजंस फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर हम जाने तो उसमें पहला है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन द रेलवे लाइंस। यानी मान लीजिए कि अगर हम रेलवे लाइंस का अगर मरम्मत करें तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कहीं अधिक आता है, क्योंकि उसमें लोहा है, तमाम सारे स्किल्ड लेबर की आवश्यकता पड़ती हैं और भी तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो इजीली और जो नॉर्मल चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके रोड कंस्ट्रक्शन इजीली किया जा सकता है। इसीलिए रोड कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो रेलवेज के कंस्ट्रक्शन के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। इसके अलावा रोड्स कैन ट्रेवर्स एंड डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। कहने का मतलब है कि रोड जो है किसी भी प्रकार के टोपोग्राफी, किसी भी प्रकार के लैंड पे बनाया जा सकता है। पर्वत, रेतीला मैदान, नॉर्मल मैदान, मरुस्थलीय मैदान और भी जितनी भी प्रकार के हम टोपोग्राफी देखते हैं, इन सभी में रोड्स को इजीली बनाया जा सकता है। इसके विपरीत जो रेलवेज हैं उनको बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का टेस्टिंग करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत से टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो इन सारे जो रेस्ट्रिक्शंस है, इन रेस्ट्रिक्शंस के जरिए भी क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज ट्रांसपोर्ट को बनाना हर जगह पॉसिबल नहीं है, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट को हम इजीली हर जगह बना सकते हैं। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप, यानी हायर स्लोप्स पे भी हम रोड को बना सकते हैं। हम मान लीजिए कि पहाड़ी इलाकों में कुछ इस प्रकार का लैंड है, तो इस प्रकार के लैंड पे अगर हम रेलवेज बना देते हैं तो उसको ऊपर चढ़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, या फिर अगर हमको ऐसी जगह पे ले जाना है तो उसको धीरे धीरे उसका स्लोप कम करते हुए ले जाना पड़ेगा। लेकिन बजाय इसके हम देखते हैं कि अगर रोड अगर ऐसे इलाकों में बनाया जाए तो जो रोड पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि एक एक्सट्रीम जो स्लोप्स वाले एरिया है उन जगहों पे भी आसानी से चल पाए। तो इस वजह से जो रोड ट्रांसपोर्ट है ऐसे इलाकों में भी बनाना संभव है। इसके अलावा हम देखते हैं रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्यू पर्संस एंड स्मॉल क्वांटिटी, यानी कुछ ही लोगों को ले जाना हो, अगर मान लीजिए कि 10 लोग 20 लोग का एक टीम हो, या फिर एक कंटेनर 2 कंटेनर ले जाना हो, तो उसके लिए हम अगर सिर्फ रेलवे का इस्तेमाल करते हैं तो काफी हेवी कॉस्ट आ सकता है। रेलवे का इस्तेमाल हम सिर्फ अक्सर अधिक लोग, अधिक सामान का जो है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए करते हैं। लेकिन रोडवेज की ये विशेषता है कि इसमें थोड़े से सामान को भी ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो रोडवेज हमारे लिए चीप और आसान साधन बन जाता है। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, यानी हमको कहीं भी चढ़ना है, कहीं भी उतरना है तो रोड के माध्यम से ही हम इजीली कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन रेलवेज का ऐसा नहीं है, उसके लिए पहले पटरियां बिछानी पड़ती हैं, तमाम सारी चीज़ों को उसमें रेगुलेट करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रेल नेटवर्क है उसका सेटअप हो पाता है। इसके अलावा रोड एक्ट एज द फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी रोड्स ही हैं। मान लीजिए कि जो रेलवेज है तो रेलवेज तो सिर्फ अपने स्टेशन तक ही जाएंगे, जहां तक उनकी पटरियां हैं वहीं तक जाएंगी। वहां से लोकल मार्केट तक कैसे चीजों को पहुंचाया जाए, तो वहां से लोकल मार्केट तक पहुंचाने के लिए रोडवेज का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बंदरगाह देखें, एयरपोर्ट देखें, जो डॉकयार्ड है, एयरपोर्ट्स हैं, इन जगहों से भी अगर हमको सामान को अगर ले जाना हो दूसरे देशों से, इसको शिप करके यहाँ तक तो मंगवा लेते हैं, इनके स्टेशन तक मंगा लेते हैं, लेकिन वहां से फिर मार्केट तक, लोगों के घर घर तक पहुंचाने के लिए रोडवेज का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इस लिहाज से भी हम देखते हैं कि रोडवेज का इंपॉर्टेंस बहुत अधिक हो जाता है।
इसके अलावा अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज इन इंडिया की बात करें तो इंडिया में कई प्रकार के रोड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हम देखते हैं। पहला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, दूसरा है नेशनल हाईवे, तीसरा है स्टेट हाईवे, चौथा है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, पांचवा है अदर रोड्स, उसके अलावा बॉर्डर रोड्स। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे क्या है? तो ये जो है इंडिया के जो 4 मेन शहर हैं या फिर 4 मेन लोकेशन बोल दे, चारों पॉइंट पे, चारों अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको कनेक्ट करने के लिए जो एक रोड का नेटवर्क बनाया गया है, इसी रोड नेटवर्क को हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क के नाम से, रोड्स के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? इंडिया के नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर को श्रीनगर और कन्याकुमारी से जोड़ता है, ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर को सिलचर से पोरबंदर तक जोड़ता है। इसके जो मेजर शहर हैं जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन बड़े शहरों को, ये जो शहर है ये ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, तो इन शहरों को भी ये रोड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क का जो रोड है ये जोड़ता है। इसके अलावा इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। इसका ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज, यानी जो बड़े शहर हैं उनके बीच अगर हम कन्वेंशनल रोड से जाएं तो काफी अधिक समय और काफी अधिक लागत लगती है, लेकिन उसके अलावा, उसके बजाय यदि हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड का इस्तेमाल करें तो उसमें समय भी बचता है और जो पेट्रोल एनर्जी वगैरह का, जो पेट्रोल डीजल वगैरह का जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफी कम हो जाता है। तो इस लिहाज से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक इंडिया का सुपर हाईवे में इसकी गिनती होती है। अगर मैप पे इसको देखने की बात करें, देखने का कोशिश करें, तो ये यहाँ हम देख सकते हैं कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, इन 4 मेन शहरों को ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री रोड्स है उसके जरिए हम श्रीनगर से सीधा कन्याकुमारी तक पहुंच सकते हैं और इधर पोरबंदर से लेके सिलचर तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक रोड है जो इंडिया के चारों एक्सट्रीम डायरेक्शन के लोकेशंस को इजीली कनेक्ट करता है। इसके अलावा नेशनल हाईवेज की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, या यानी कि कंट्री के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से, जो कंट्री के सबसे आखिरी के पॉइंट्स है उनको भी ये जोड़ने का काम करती हैं। इसके अलावा प्राइमरी रोड सिस्टम इंडिया का माना जाता है। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये रोड्स बनाए जाते हैं। स्टेट हाईवेज की बात करें तो स्टेट हाईवे जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। इसके ये जो है लिंक स्टेट कैपिटल्स विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, यानी स्टेट का जो कैपिटल होता है, राजधानी, उससे स्टेट के बाकी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने का काम ये स्टेट हाईवेज करती हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट रोड्स की, तो डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट के बाकी प्लेसेस से कनेक्ट करने का काम करती हैं। अदर रोड्स के बारे में बात करें, जैसे जो गांव में सड़कें बनती हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, जो गांव को शहरों से जोड़ने का काम करती हैं, ऐसे रोड्स भी इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल रोड होता है जिसे हम बॉर्डर रोड बोलते हैं। बॉर्डर रोड को जो बनाने का काम है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है। ये इंडियन आर्मी के पास आता है, मतलब इंडियन आर्मी के यूज के लिए मेनली ये रोड्स बनाए जाते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुआ था। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स, यानी ऐसे इलाकों में जहां पे आर्मी को जाना मुश्किल होता है उसको इजीली उनको वहां तक पहुंचाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इजीली कनेक्टिविटी के लिए ऐसे इलाकों में रोड्स बनाती हैं। तो ये इंडिया में 6 प्रकार के हम देखते हैं कि रोड्स के क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेलवेज की, तो रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। Railways also help in business, sightseeing, pilgrimage. Indian Railways have great integrating force for more than 150 years. यानी कि लगभग 150 से अधिक सालों से इंडिया में जो रेलवेज है इसका हम परचम है वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से लहरा रहा है। पहली बार इंडिया में मुंबई से थाने के बीच 1853 में 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ट्रेन चलाया गया था। ये जो बड़े भारी जो सामान होते हैं, हेवी अमाउंट में जो सामान होते हैं, उन सामानों का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अधिक पैसेंजर्स के, अधिक लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे एक चीप और आसान साधन है। इसके अलावा जो बिजनेस पॉइंट्स है, जो टूरिस्ट पॉइंट्स है, जो तीर्थ यात्रा के जगह हैं, इन जगहों पे भी जाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल काफी अच्छे से किया जाता है। और इन जगहों पर जाने के लिए भी रेलवे का इस्तेमाल हमारे लिए काफी बेनिफिशियल प्रूफ होता है, क्योंकि चीप भी होता है और टाइम सेविंग भी होता है। इसके अलावा सेफेस्ट भी होता है। इंडियन रेलवेज जो है ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत आता है, यानी जो सरकार द्वारा चलाए गए कुछ
ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है उसमें रेलवेज जो है सबसे लार्जेस्ट उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा रीऑर्गेनाइज्ड इन 17 जोन्स यानी 17 जोन्स में पूरा इंडियन रेलवे जो है वो बटा हुआ है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेलवेज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें यानी रेलवेज अलग अलग जगहों पर कहीं डेंस कहीं कम घना, ये इस प्रकार से क्यों है, तो हम ये तीन कारण इसके लिए जिम्मेदार है। पहला फिजियोग्राफिक, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। फिजियोग्राफी का मतलब है कि ऐसे इलाके जहाँ पे ये बनाना मतलब रेलवे की पटरियां बिछाना संभव नहीं है क्योंकि वो सेफ्टी के पर्पज से और वहाँ के जो फिजियोग्राफिक फीचर्स है उसके पर्पज से वहाँ पे अलाउ नहीं होता है कि रेलवेज को ऐसे जगहों पे एक्सपेंड किया जाए। तो इस वजह से ऐसे जगहों पे हम देखते हैं कि रेलवेज का जो वहाँ पे पटरियों की संख्या है, जो स्टेशन की संख्या है, जो रेलवे लाइंस की संख्या है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी एरिया में यदि कम हुआ रहता है तो ऐसे इलाकों में भी जो रेलवे लाइंस की संख्या है वो हमें कम देखने को मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स यानी सरकार की कुछ स्कीम्स होती हैं, कुछ इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके वजह से भी रेलवे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफेक्ट होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडिया में सबसे डेंस रेलवे नेटवर्क जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में फैला हुआ। तो क्यों? क्योंकि इधर लेवल लैंड अधिक है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ चीपली ट्रांसपोर्टेशन करवाने में मदद होता है और रिच एग्रीकल्चर रिसोर्स है। यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसोर्स काफ़ी अधिक होने के कारण जो फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन हैं, जो सामानों का ट्रांसपोर्टेशन है वो भी काफ़ी इजी हो जाता है और काफ़ी अधिक रेलवेज को इन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन का बुकिंग ऐसे जगहों से मिल जाता है। इस वजह से हम देखते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन के इलाकों में रेलवे लाइंस का जो डेंसिटी है वो काफ़ी अधिक है। अब हम बात करेंगे पाइपलाइंस के बारे में। पाइपलाइंस क्या है? तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आर अ न्यू अराइवल इन इंडिया, यानी पाइपलाइंस जो है इसमें किसी आदमी का ट्रांसपोर्टेशन, किसी सामान का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। ये मेनली क्रूड ऑयल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस, इन चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन का जो है वो नेटवर्क बिछाया गया है ताकि इन चीज़ों को ईजिली पाइप के थ्रू ही एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सके। इसके एडवांटेजेस है कि इनिशियल कॉस्ट तो इसका हाई होता है, जब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है उस समय इसका इनिशियल कॉस्ट जो है वो हाई होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका जो है जब ये ऑपरेटिंग कंडीशन में आ जाता है तो उस समय इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा नो ट्रांसशिपमेंट लूजेस और डिले, यानी कि जब जो शिपमेंट के दौरान जो चीज़ों का लूज होने का जो कम होने का खतरा रहता है, वो चांसेस रहते हैं, वो सारे चांसेस भी पाइपलाइन में खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेजर पाइपलाइन नेटवर्क्स की तो इंडिया में हम 3 मेजर पाइपलाइन नेटवर्क देख सकते हैं। अपर आसाम टू कानपुर, सलाय टू जालंधर और हजीरा विजयपुर जगदीशपुर यानी HVJ गैस पाइपलाइन। ये जो अपर आसाम कानपुर जो गैस पाइपलाइन है ये आसाम से लेके कानपुर तक जो है ये क्रूड ऑयल्स और नेचुरल गैस वगैरह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सलाय से जालंधर तक के लिए, इसके अलावा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये जो इसका वो है रोड नेटवर्क, ये जो मैप पे आप देख रहे हैं टोटल ओवरऑल ये सारी जो है लाइंस के जरिए आपको दिख रहे हैं, ये पाइपलाइंस के नेटवर्क इंडिया में है। अब हम रोडवेज के बाद वाटरवेज की अगर हम बात करें तो वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। They are suitable for carrying heavy and bulky goods. It is fuel efficient and environment friendly. Inland water length is equals to 4,500 kilometers. 111 water highways declared under National Waterways Act 2016. यानी कि जो वाटरवेज का ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है, सिस्टम है, वो चीप एक प्रकार से सिस्टम पड़ता है क्योंकि इसमें फ्यूल जो है काफ़ी कम खपत होता है, तो फ्यूल इफिशिएंट भी है। भारी सामान को, अधिक लोगों को अधिक सामान का ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंडिया में जो इनलैंड वाटरवेज का जो लेंथ है लगभग 14,500 किलोमीटर तक है और नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के अंतर्गत ये इसमें तय किया गया है कि इंडिया में टोटल 111 नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे। जो 5 मेन नेशनल वाटरवेज हैं इसकी अगर हम बात करें तो इसमें गंगा वाटरवे, ब्रह्मपुत्र वाटरवे, वेस्ट कोस्ट कैनाल वाटरवे, गोदावरी कृष्णा रिवर वाटरवे और ब्रह्मणी महानदी सिस्टम वाटरवे। ये जो गंगा वाटरवे है ये प्रयागराज से हल्दिया तक को कनेक्ट करता है। ब्रह्मपुत्र जो है शादिया से धुबरी तक को कनेक्ट करता है।
फिर वेस्ट कोस्टल कैनाल जो है केरला के जो शहर है उसको कनेक्ट करते हैं। गोदावरी कृष्णा रिवर, गोदावरी के जो बेसिन के जो शहर है मेनली उनको कनेक्ट करते हैं। फिर ब्राह्मणी महानदी, ये भी उन इलाकों के जो मेजर कॉमर्शियल लोकेशंस है उन जगहों को, ये जो वाटरवे है ब्राह्मी महानदी, ये ऐसे जगहों को कनेक्ट करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेजर सी पोर्ट्स के बारे में, तो इंडिया हैज कोस्ट लाइन ऑफ 7516.6 किलोमीटर्स, यानी इंडिया की जो कोस्ट लाइन का टोटल लेंथ है वो लगभग 7500 किलोमीटर है। और इंडिया में टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स है। पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट्स वे जगह होते हैं जहाँ पे जो समुद्री जहाज है वे सामान लेके आते हैं और फिर सामान लेके वहां से जाते हैं। मतलब जो एक जिस प्रकार से बस के लिए बस स्टैंड होता है, रेलवेज के लिए रेलवे स्टैंड होता है, हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से समुद्री जहाजों के लिए पोर्ट्स होते हैं, सी पोर्ट्स जिसको हम बोलते हैं। फिर मेजर पोर्ट्स हैंडल्ड 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, यानी ये जो 12 मेजर पोर्ट्स है, ये अकेले 12 मेजर पोर्ट इंडिया का जो 95% फॉरेन ट्रेड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इन्हीं 12 मेजर पोर्ट्स के जरिए होता है। अगर हम इन सभी पोर्ट्स की बात करें तो दीनदयाल पोर्ट है जो केरला में है, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुर्मुगांव पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, कोचीन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप पोर्ट और हल्दियान कोलकाता पोर्ट। तो ये जो पोर्ट्स के लोकेशन है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन में भी कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछने के काफी अधिक चांस है। तो अगर इसको हम इस प्रकार से मैप के बेसिस पे देखें तो जो कोलकाता पोर्ट है इसे हम हल्दिया पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पारादीप पोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। विशाखापट्टनम पोर्ट और मछलीपट्टनम पोर्ट, कृष्णपट्टनम पोर्ट, इन्नौर, चेन्नई पोर्ट और तुतीकोरन पोर्ट, ये जो है ईस्टर्न कोस्टल एरियाज के जो है ये मेजर पोर्ट्स है। इसके अलावा अगर हम वेस्टर्न कोस्टल एरियाज के पोर्ट्स की अगर बात करें तो मुद्रा पोर्ट है, दीनदयाल कांडला पोर्ट है, पोरबंदर पोर्ट है, भावनगर पोर्ट है, फिर इधर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, JNPT के नाम से इसे हम जानते हैं, फिर रत्नागिरी पोर्ट है, मुर्मुगांव, मैंगलुरु, कोची और अल्पुजा, ये जो पोर्ट्स है ये इंडिया के मेजर पोर्ट्स में इन पोर्ट्स की गिनती होती है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इस जो लोकेशन है इन सारे लोकेशंस को आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि एग्जाम में आपको ये पक्का मदद करेगा, इस बात की श्योरिटी है, गारंटी है। अब अगर हम बात करें एयरवेज के बारे में तो एयरवेज ट्रेवल इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज इंपॉर्टेंट, यानी जो एयर ट्रांसपोर्ट है तो फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट में इसकी गिनती होती है। माउंटेन्स, डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट, लॉन्ग ओशियानिक स्ट्रेचेस, इन जगहों को कवर करने के लिए एयरवेज का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है और इन्हीं जगहों को कवर करने के लिए एयरवेज का इस्तेमाल काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होता है। इसके अलावा सरकार जो है उड़ान स्कीम चलाती है, उसके बारे में हमें बुक में पढ़ना है। तो उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक। इसमें क्या है, अफोर्डेबल एयर ट्रेवल का जो है सरकार व्यवस्था करती है और रीजनल कनेक्टिविटी, जो छोटे छोटे शहर है इन जगहों पे भी एयरपोर्ट्स बना के सरकार की कोशिश है कि बड़े शहरों से इन जगहों को जोड़ा जाए ताकि लोगों का जो है ट्रांसपोर्टेशन में जो समय काफ़ी वेस्ट हो जाता है वो इन एयरपोर्ट्स के वजह से इनका जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है वो बचे। इसके अलावा हम अदर कम्युनिकेशंस के बारे में बात करें तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो इसे पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। मास कम्युनिकेशन जब हम एक बार में कुछ भी बोले, कुछ भी कहें तो उसको लाखों लोग सुने और लाखों लोगों तक हमारा मैसेज जाए, तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन सिस्टम को मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। इंडिया हैज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, यानी अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन की बारे में बात करें तो पर्सनल कम्युनिकेशन में जो पोस्टल सिस्टम है जो पुराने समय से अभी तक चला आ रहा है, ये दुनिया भर में भारत के पास सबसे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। जगह जगह पर पोस्ट ऑफिस के जरिए हम पोस्ट को पहुंचा सकते हैं और एक कम्युनिकेशन का अच्छा साधन इसको हम बना सकते हैं और हम बना भी चुके हैं। लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई हैं, टाइम सेविंग हो गई हैं,
तो धीरे धीरे पोस्टल सिस्टम का जो यूज है वो लोगों में कम होता जा रहा है। सिर्फ जरूरी चीज़ों के लिए, कागजातों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही अब पोस्टल सर्विसेज का यूज किया जाता है। अगर हम मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फिल्म्स, ये वो मीडियम्स है जिसके जरिए हम मास कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड अमंग द पीपल, स्टेट एंड कंट्रीज। यानी कि हम दो देशों के बीच अगर लोग या सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें तो उसी को हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। अब लोग का ट्रांसपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि इंसानों को बेचा जाता है। लोग अपने काम के लिए, अपने किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं बिजनेस पर्पस से, तो ये सब इंटरनेशनल ट्रेड में ही इसकी गिनती होती है। जब हम अपने देश का सामान दूसरे देश में बेचते हैं या दूसरे देश का सामान अपने देश में खरीदते हैं तो इस प्रोसेस को भी इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड में अगर हम देखते हैं कि दो देशों के बीच ट्रेड हो रहा है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। और अगर हम किसी देश को सामान बेचते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है, और अगर हम किसी देश से सामान खरीदते हैं तो इसे इंपोर्ट कहा जाता है। मान लेते हैं कि हमने अमेरिका को कपड़े बेचे, तो इसका मतलब हो कि हमने अमेरिका को कपड़े एक्सपोर्ट किए, और हमने अमेरिका से मोबाइल्स खरीदे यानी हमने अमेरिका से मोबाइल इंपोर्ट किया। तो अगर किसी भी देश का एक्सपोर्ट अधिक हो जाए और इंपोर्ट कम हो जाए, यानी हम अपने देश का सामान दूसरे देशों को अधिक बेचने लगे, तो इसका मतलब है कि हमारे देश का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो फेवरेबल एंड बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड है। लेकिन अगर हम दूसरे देशों से सामान अधिक मंगाने लगे और अपने देश का सामान वहां कम बेचने लगे, यानी हमारा इंपोर्ट अधिक हो जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए, तो इसको अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। यानी कि ऐसे जो ट्रेड है रिलेशन वो हमारे देश के इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक है वो ऐसे बिजनेस के वजह से कम पड़ता है और देश की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी धीरे हो जाती है। इसके अलावा इंडिया के अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात करें तो इंडिया मेजरली जेम्स एंड ज्वेलरीज, केमिकल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों का एक्सपोर्ट दुनिया भर को करती हैं। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो हम दुनिया भर के अलग अलग देशों से भारी मात्रा में पेट्रोल, मशीनरीज और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के लिए अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। पेट्रोलियम का हमारे पास स्टॉक नहीं है, हमारे पास इतनी बड़ी कोई माइंस नहीं है, जो खदानें नहीं है जो हमें हमारे नीड्स को फुलफिल कर सके, इतने अमाउंट में पेट्रोल या डीजल दे। इस वजह से हमें ऐसे चीज़ों का इंपोर्ट करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें टूरिज्म एज ट्रेड के बारे में, मतलब जो टूरिज्म है, जब हम एक जगह से दूसरे जगह घूमने जाते हैं तो हम सिर्फ उसमें घूमने नहीं जाते हैं, हम जाते हैं तो उसमें हमें कई प्रकार के गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, फिर वहाँ पे सामान खरीदते हैं, वहाँ होटल्स में रुकते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ की लोकल चीज़ें खरीदते हैं। तो ये भी एक प्रकार से जो टूरिज्म है ये भी एक प्रकार से ट्रेड के रूप में काम करती है, इसलिए सरकार भी इसको समय समय पर बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्कीम लेके आती रहती है। तो अगर हम टूरिज्म के बारे में, टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म की वजह से नेशनल इंटीग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट और कल्चरल एक्सचेंज, इन तीनों चीज़ों को बढ़ावा देने में टूरिज्म मदद करता है। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हम जब एक जगह का लोग, एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट तक जाएगा तो वहाँ का कल्चर सीखेगा, अपना कल्चर उनको सिखाएगा, ये कल्चर जो ट्रांसमिशन है ये होंगी। और इसमें क्या है, जो देश में आपसी भाईचारा है, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोग, जो क्षेत्रवादिता का जो गैप है, रीजनलिज्म का जो गैप है, वो गैप टूरिज्म की वजह से कम हो सकता है। इसके अलावा जो लोकल लोग हैं उनको टूरिज्म की वजह से एम्प्लॉयमेंट के अधिक मौके मिलते हैं। फिर कल्चरल एक्सचेंज, जैसा कि अभी हमने बात किया, मान लीजिए कि बिहार का आदमी केरल गया तो केरल का खान पान, केरल का पहनावा, केरल का वेशभूषा देखेगा। फिर जब वो केरल से होके बिहार आएगा तो केरल का पहनावा, वेशभूषा अब बिहार के अपने आसपास के लोगों में ट्रांसमिट करेगा। और फिर जो उसका कल्चर था वो जब कभी केरल गया था तो उस समय अपना जो कल्चरल, उसकी जो आइडेंटिटीज है, वैल्यूज है, वो वहाँ उन लोगों को सिखाएगा। तो इससे क्या है, कल्चरल एक्सचेंज भी टूरिज्म की वजह से बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टूरिज्म की अगर हम बात करें तो हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म एंड मेडिकल टूरिज्म। हेरिटेज टूरिज्म क्या होता है, जब हम ऐतिहासिक जगहों पर घूमने जाते हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार इत्यादि, तो सब हेरिटेज टूरिज्म के अंतर्गत आते हैं।
अंतर्गत आते हैं। इको टूरिज्म जब हम नेशनल पार्क वगैरह या फिर कैसे किसी इस प्रकार से इकोलॉजिकल जगहों पर जाते हैं तो इसे इको टूरिज्म कहते हैं। एडवेंचर टूरिज्म जैसे हम जो पहाड़ों वगैरह में घूमने जाते हैं, जो जैसे लद्दाख वगैरह में लोग जाते हैं बुलेट वगैरह चलाने, फिर और भी हाइकिंग करने और बोटिंग वगैरह करने, अलग अलग इन पर्पज से जब अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो इस प्रकार के टूरिज्म को हम एडवेंचर टूरिज्म बोलते हैं। मेडिकल टूरिज्म होता है, मेडिकल पर्पज से जब हम चीज़ों के जानकारी के लिए एक जगह से दूसरे जगह हम जाते हैं तो उसे हम मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स टूरिज्म के लिए क्या क्या चला रही हैं, तो स्वदेश दर्शन नाम से सरकार की एक स्कीम है जिसमें देश भर के जो मुख्य जगह हैं इन जगहों पर लोगों को आसानी से घुमाने के लिए सरकार की कोशिशें रहती हैं। फिर प्रसाद स्कीम है, फिर इसके बाद अलावा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में कुछ गांव हैं उसको इस प्रकार से मॉडल विलेज बना के प्रस्तुत किया जाता है ताकि वो दुनिया भर के लोगों को, देश के अलग अलग कोने के लोगों को वहाँ अट्रैक्ट करे, ताकि वहाँ की लोकल इकोनॉमी, लोकल एम्प्लॉयबिलिटी के जो चांसेस है वो बढ़ जाए। तो ये था इस चैप्टर का टोटल ओवरऑल क्रक्स, समरी कहें, क्रक्स कहें या फिर एक्सप्लेनेशन कहें। तो इस चैप्टर के माध्यम से, इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से उम्मीद है कि आपको जो इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इजीली समझ में आए होंगे। बाकी इसके अलावा जो मैंने मैप्स दिए उसमें आपका प्रैक्टिस कीजिएगा, वो एग्जाम में आपको काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। और ये जो है ज्योग्राफी का हमारा जो क्लास 10th का सीरीज था ये यहीं पर आज खत्म होता है। इसके अलावा हम अभी अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आते रहेंगे, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।